मैं हितेश जी आपके पास इसलिए क्योंकि एंड ऑफ द डे ये लॉ चेंज हो रहे हैं और कोर्ट में आप हम लोगों से बेहतर ये समझेंगे। मैं एक छोटी सा उदाहरण बता दूं, मुंबई में बहुत कॉमन है कि मैं खुद देखा हूँ 5-7 साल पहले कि लोग जब उनको ट्रैफिक लॉ जब हम करते थे तो वो फाइन देने को तैयार रहते थे। तो कुछ पुराने स्कूल थॉट वाले जो इंस्पेक्टर होते थे तो कहते थे फाइन है नहीं, खड़े हो जाओ, इनको जल्दी है ना, इनको 2 घंटा खड़ा रखो फिर इनको भेजना। वो उनको कुछ नहीं करते थे, उनको इज्जत से कुर्सी दे के बिठा देते थे कि तुम 2 घंटे यहां रहोगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर फाइन। तो दो चीजें आपसे समझना है कि जो हमारा लॉ है उसको हम इस तरह से तोड़ते मरोड़ते हैं। एक, क्योंकि एक रेफरेंस पॉइंट दर्शकों को बता दूं, भीमा कोरेगांव केस में पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, इंटेलेक्चुअल्स ऑफ दिस कंट्री, उनको आपने जेल में डाला। कल उसमें से 2 लोगों की जमानत हुई है, बेल मिली है। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग चीज है, उस बेल ऑर्डर को आपने 2 महीना पहले रिजर्व कर लिया था। तो अगर 2 महीना, अगर कल आप कहते हैं कि दे आर फिट फॉर अ बेल, इसका मतलब 2 महीना तो आपने उनको जेल में रखा। तो हमारे कोर्ट क्या बिल्कुल ही गांधी जी के 3 बंदर जैसे हो गए हैं? आर वी लीडिंग देयर हितेश जी? क्योंकि आप सब जगह देखिए दे आर कॉम्प्रोमाइज। वो ईडी मिश्रा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिश्रा को सरकार का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये अवैध है, इलीगल है, और अवैध को कह रहा है कि तुम अभी और चलो। मैं थोड़ा आपसे पूछ रहा हूं कि ये जो सरकार का ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से लॉ कर रही है, तो आप लोग कुछ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कोर्ट में? अगर इस तरह के मुजरिम आएंगे तो क्या करेंगे आप लोग? सर आपने ये जो हम अभी जो ये डिस्कशन जो कर रहे हैं, ये जन विश्वास बिल के लेकर ही हम ऑलमोस्ट 45 मिनट से हम ये डिस्कशन कर रहे हैं। इसमें हमारा मेन जो लॉ हम चर्चा में लिए है अभी, ये है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। ठीक है सर, ये बिल में दे हैव कवर्ड 42 एक्ट्स। द मोस्ट सीरियस थिंग इज कि अब देखिए कि हम सिर्फ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक पे ही इतनी चिंतन कर सकते हैं, तो इसी बिल के साथ साथ वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी ला रहे हैं चेंजेस, वो फूड एंड सेफ्टी में भी ला रहे हैं, फॉरेस्ट एक्ट में भी ला रहे हैं। ये इसका जो ये ऐसी लॉ है कि जिसमें बहुत सारे डिस्कशन की आवश्यकता है। जो और एक एक्ट इन लोगों ने जो कवर किया है वो है कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क, मतलब आईपीआर को लेकर जो इंडिया में एग्जिस्टिंग 3 लॉ है, वो तीनों लॉ में भी कवर कर लिया इन्होंने। इसमें ये चर्चा का विषय था, इसके ऊपर हर एक लॉ पे डिस्कशन हो सके, ऐसा ये केस है। और जिसमें विदाउट एनी डिस्कशन अगर ये सिर्फ लॉ पास करना ही है, कोई एक पर्टिकुलर मोटो लग रहा है। सर मैं जिसपे हम बात कर रहे थे ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट जो 1940 में आया, उसके बाद जैसे जैसे पता चला कि भाई मिस्चीव होती है, ड्रग्स में मिलावट होती है, फ्लॉज आ रहे हैं, तो उसको अमेंडमेंट्स लाए गए। और उस अमेंडमेंट्स के तहत आज की तारीख में सेक्शन 27 ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें जो चेंजेस लाने के बाद 1983 में चेंजेस लाए गए थे, फिर वापस 2008 में और अमेंडमेंट्स लाए गए। ग्रेविटी ऐसी बढ़ाई गई दैट द मिनिमम पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड is up to minimum is 10 years and up to punishable up to life imprisonment। ये कोई छोटा गुना नहीं है, दिस इज नॉट अ माइनर लॉ, बहुत ग्रेविटी वाली चीज है। और इसको अगर आप डिक्रिमिनलाइज करने का सोच रहे हो, देन उसका इम्पैक्ट जो है वो इससे भी बड़ा होने वाला है। सर मैं ये कोरोना काल में ही मैं केस लड़ रहा हूं अभी भी उनका। मैंने देखा है कि सरकार ने कोरोना काल में ही ये जो रेमडेसिविर मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनियां थी, जिनके पास केवल लाइसेंस थे एक्सपोर्ट करने के, लोकल सेलिंग के उनके पास राइट्स नहीं थे, ऐसे लोगों को, ऐसी कंपनियों ने लोकल मार्केट में विदाउट एनी परमिशन सेल स्टार्ट कर दी। अब वो जो बेचने वाला है, कंपनी वाला, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली गई है। और जिन डॉक्टरों ने परचेज किया उनके पास से, उनको जेल में डाला गया है। अब देखिए कि सेलर, जो मैन्युफैक्चरर है, सेलर है, उसके अब
जो अगर डॉक्टर को पता चला रेमडेसिविर कहीं नहीं मिल रही है और उसको अगर पता चला कि उसके अंडर में 50 पेशेंट है जिनको लिए रेमडेसिविर की आवश्यकता है, तो स्वाभाविक रूप से जहां से सप्लाई होगा, जिस कंपनी को सप्लाई होगा, वो उनके पास जाएंगे। अब उसके पास लोकल सेलिंग का लाइसेंस है कि नहीं है, दैट इज ऑल सेकेंडरी। डॉक्टर ये नहीं पता चलेगा कि आपके पास कौन सा लाइसेंस है या नहीं है, दैट इज नॉट हिज टास्क एंड यू आर पुटिंग डॉक्टर बिहाइंड द बार्स। ये एक लार्जर स्कैम, बिकॉज ड्रग्स की अगर हम बात करते हैं, मेडिसिन की बात करते हैं सर, तो मैं ये मानता हूं मेरे अनुभव से भी, और ये एक सच्चाई है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री। साथ साथ में जो स्कैम होते हैं वो एकदम से बाहर नहीं आते सर। जो छोटा मेडिसिन, अगर एक डॉक्टर, जो आप बता रहे थे सिंघल की, आपने जो बताया ना कि डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, वो प्रिस्क्राइब ड्रग जो सेल्स एग्जीक्यूटिव जो एमआर जाते हैं उनके पास ये डॉक्टर्स को करने के लिए कि भाई आप हमारी दवाई प्रिस्क्राइब करो, वो दवाइयां पर्टिकुलर मेडिसिन मेडिकल शॉप में ही मिलेंगे जो हॉस्पिटल के आसपास होंगे, वो टारगेट करके चलते हैं। दीज आर वेरी बिग स्कैम्स। इनफैक्ट उसको रेगुलराइज करने की जगह पे वाई वो पर्टिकुलर डॉक्टर इसी कंपनी की ये पर्टिकुलर नाम की दवाई ही प्रिस्क्राइब करते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इवन ये भी लॉ है कि अगर डॉक्टर किसी भी तरह के एडिशनल पर्क्स एक्सेप्ट करते हैं, जैसे पहले ये हुआ करता था कि इंटरनेशनल टूर्स इनको डॉक्टरों को करवाई जाती थी हर साल, कि आपने अगर हमारा इतना सब्सक्रिप्शन करवाया या इतना माल बिकवा दिया तो आपको यहाँ पे जाने को मिल सकता है। जब 12 साल पहले इसमें भी एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर आई थी कि एनी काइंड ऑफ पर्क्स व्हिच आर एक्सेप्टेड बाय द डॉक्टर्स विल अमाउंट टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, और उनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है। वो ये थोड़े दिन तक, जब तक ये नोटिफिकेशन आया, अराउंड 1-2 साल तक चीजें काम रही। अब वापस हम उसी फेज में पहुंच गए हैं कि जहां पे ये बड़ी बड़ी कंपनीज डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को, क्योंकि अब जो हॉस्पिटल का भी जो बिजनेस है वो एक कॉर्पोरेट लेवल का एक बड़ा एंगल हो गया है। अब वहां पे भी ये चीज हो गई है कि अब कॉर्पोरेट, एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट को संभाल लेता है, फिनेंशियली कर लो या अदर पक्ष से कर लो। नाउ कंपनीज आर फाइनेंसिंग। एक्चुअली करने की ये आवश्यकता है कि ये जो फ्लॉज हैं, जो लोगों को, आम जनता को सीधा टच कर रहा है, उसका सीधा सीधा जो भी फायदा नुकसान कहो तो लोगों को है, और उसकी जगह अगर आप ये करते हैं कि भाई एक ही बार में 42 आपने ढूंढ लिया कि भाई 42 लॉ ऐसे हैं कि जिसमें कुछ चेंजेस की आवश्यकता लग रही है, आपको ऐसा है कि उसको डिक्रिमिनलाइज कर देने की आवश्यकता लग रही है, तो सर इसमें जो इम्पैक्ट है ये आने वाले दिनों में, इसका इम्पैक्ट पब्लिक एट लार्ज में बहुत ही बुरी तरह से होगा। कोर्ट में वैसे भी कन्विक्शन रेशियो की अगर हम बात करते हैं सर, तो हमारे देश का कन्विक्शन रेशियो, जूरिस्प्रूडेंस जो है हमारे क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस, वो ये है कि लेट 99 अक्यूज फ्लाई अवे, एक इनोसेंट को सजा नहीं होनी चाहिए, ये हमारा जूरिस्प्रूडेंस है। अब इस जूरिस्प्रूडेंस के कारण जो बेनिफिट ऑफ डाउट है वो हमेशा अक्यूज को जाता है। इस जूरिस्प्रूडेंस के कारण अगर कन्विक्शन रेशियो हमारा कम है, तो और अगर आप लॉ को लिबरल कर देंगे, अगर आप लॉ में और फ्लॉज ले आएंगे, तो जो डिटरेंट इफेक्ट लॉ जो काम करता है वो ये है कि लॉ का डर आम इंसान में होना जरूरी है। अगर आप डिटरेंट इफेक्ट ही लॉ में से खत्म कर देंगे, वो डर खत्म कर देंगे, जैसे वर्धन सर आपने भी जो बताया कि वो 2 घंटा खड़ा रखना, वो जो पनिशमेंट है ना, वो पनिशमेंट वो साइकोलॉजिकली ज्यादा इंपैक्ट करती है रेदर देन टेकिंग 100 रुपीज और 500 रुपीज और 10,000 रुपीज एज फाइन। हमारे गुजरात में प्रोहिबिशन एक्ट है सर, ये प्रोहिबिशन का जो लॉ है, मैं अगर बात करें कि इसको चेंजेस की अगर आवश्यकता है ना, तो ये इस बारे में नहीं सोच रहे हैं कि अगर एक बंदे को पकड़ते हैं दारू पिए हुए, और वो अगर दारू पीकर पकड़ा गया, उसके पास परमिट नहीं है, ही विल बी बुक्ड और चार्जशीट होगी बकायदा उसके सामने, वो कोर्ट में पेश किया जाएगा, और ये सब करने के बाद अगर वो कोर्ट में ही प्लीज गिल्टी, तो उसको पेनल्टी होती है 50 रुपए या 100 रुपए की। सर ये लॉ है, ये लॉ है कि आपने केस बनाया, अरेस्ट किया, बेल दिया, ये सब कुछ किया, अल्टीमेटली रेवेन्यू क्या जनरेट किया आपने? 50 से 100 रुपया। जुडिशियल आवर्स, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, पेपर, सर जितने चार्जशीट के पेपर्स होते हैं ना, शायद उतना खर्चा भी नहीं निकलता है उसमें।
संशोधन की अगर आवश्यकता है, अगर कुछ चेंजेस की आवश्यकता है, तो ऐसे लॉ में आवश्यकता है कि भाई अगर आपने किसी ड्रंक को किसी अल्कोहल का कंज्यूमशन करने वाले को किसी को पकड़ लिया अगर, तो वहीं पे फाइन कर दो। जो फाइन आप कल कोर्ट में करने वाले हो, तो उसी टाइम उसके पास से 1000 रुपए ले लो, 5000 रुपए ले लो। तो उनको नहीं चेंजेस करने। क्यों? बिकॉज दिस इज गोइंग टू टच द नॉर्मल पर्सन। आपको आपका जो बिजनेस एक चल रहा है, बुटलेगिंग जो एक्टिविटीज चलती है, जिसमें से भी एक ब्लैक मनी जनरेट होता है, बहुत अच्छा खासा एक रैकेट चलता है इसमें भी, कि बाहर से इधर इंपोर्ट आए, इलीगली बेची जाए, तो वो जो करप्शन है ना, वो सब करप्शन भी सब बंद हो जाएगा। इसमें इनको सब नहीं सूझेगा। ये ऐसे लॉज को डिक्रिमिनलाइज करने की बात कर रहे हैं, रेदर उसके जो फ्लॉज हैं उसको डिटरेंट इफेक्ट जो आम आदमी को असर आ सकती है, उसके लिए इनके पास कोई व्यवस्था नहीं। एंड दिस इज गोइंग टू रियली, आने वाले दिनों में अगर नागरिकों ने आवाज नहीं उठाई, दिस इज रिक्वायर्ड टू बी चैलेंज्ड। अपोजिशन तो वैसे ही खत्म हो गया इस देश में। इस देश में अपोजिशन है ही नहीं। अपोजिशन फिर भी जो कुछ है वो फ्लोर पर है, फ्लोर पर डिस्कशन ही नहीं करने देना है। आने वाले दिनों में इस परिस्थिति में कोर्ट्स ऑफ लॉ जो है वो भी सर तभी कोई अगर कोर्ट के द्वार तक पहुंचेगा, कोई चैलेंज समझकर कोई चैलेंज करेगा, तब जाकर कुछ होगा। 370 इन्होंने 2019 में रिपील की। अब वो 370 वाला मुद्दा अभी भी बहस पे चल रहा है। जी जी जी। डैमेज विल बी एंड द डैमेज विल बी सर इररिपेरेबल डैमेज। ये डैमेज कवर नहीं कर पाएंगे हम।